स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। इतिहास के बारे में अक्सर ऐसा कहा जाता है कि अगर किसी इंसान को अपना इतिहास, अपनी सभ्यता का इतिहास, कल्चर का इतिहास, सिविलाइजेशन का इतिहास नहीं पता है तो वो इंसान एक अंधेरे कुएं में रह रहा है। इतिहास बहुत जरूरी है, इतिहास पे फोकस भी इसीलिए इतना जरूरी होता है। और एक कहावत अक्सर कही जाती है हिस्ट्री के अराउंड, दैट हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। हिस्ट्री अपने आप को रिपीट करती है। ये चीज हम आज एंथ्रोपोलॉजी के पर्सपेक्टिव के हिसाब से बताएंगे, खासकर एंथ्रोपोलॉजी एज एन ऑप्शनल के पर्सपेक्टिव से ये बात करने जा रहे हैं, बताने जा रहे हैं। अगर आपको 2017 का यूपीएससी का रिजल्ट याद होगा तो एक नाम आपके दिमाग में आता होगा, अनुदीप दुर्शेटी। ऑल इंडिया रैंक 1 2017, बिलोंग टू एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल। ठीक है, पर कुछ डिटेल्स हो सकता है आपके दिमाग से फेड आउट हो रही हो, उसको मैं एक बार से वापस ब्रशअप करता हूं, रिफ्रेश करता हूं कि उसी साल आपको 3 और रैंक देखने को मिली थी यूपीएससी के टॉप 10 के लिस्ट में, जो कि सारी एंथ्रोपोलॉजी थी। यानी इन टोटल वो नंबर 10 में से 4 एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल ने काबिज किया हुआ था। ठीक है, और सेम ट्रेंड, क्योंकि हम कह रहे हैं कि हिस्ट्री अपने आप को दोहराती है, सेम ट्रेंड लगभग 5 साल बाद 2022 के नतीजों में आपको देखने को मिल रहा है, जहां पे फिर से एंथ्रोपोलॉजी ने टॉप 10 में 1, 2 या 3 नहीं, टोटल 4 रैंक्स, 4 पोजीशंस को ऑक्यूपाई किया हो। 40% का सक्सेस रेट इन टॉप 10 इज अनइमेजिनेबल। कोई भी और ऑप्शनल ये लाइफ टाइम में एक बार ऐसा नहीं सोच सकता है। हाल फिलहाल जब से यूपीएससी के पैटर्न चेंज हुआ है, डायनेमिसिटी बढ़ी है, पर एंथ्रोपोलॉजी ने महज 5 साल के टाइम फ्रेम में ये चीज 2 बार करके दिखा दी है। इससे आप समझ सकते हो कि एंथ्रोपोलॉजी कितना ज्यादा स्पेशल है। और ऐसा नहीं कि इसके बीच का जो समय था वो कोई डल सा फेज रहा हो, या फिर ऐसा जहां पे एंथ्रोपोलॉजी की महिमा आपको ना देखने को मिली, ग्रेटनेस देखने को ना मिली हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। 2018 के आंकड़ों को अगर आप उठा के देखते हो तो द हाईएस्ट एवर एंथ्रोपोलॉजी मार्क्स आल्सो बिलोंग टू दैट पर्टिकुलर ईयर, 362। लक्ष्मी नागप्पन जी का नाम आप सुनते हो, एंड अक्षत जैन, कई लोग उनके वीडियोस को देखते हैं, उनके मॉक इंटरव्यूज को देखते हैं, और उनके जो भी सलाह होती है रिगार्डिंग प्रिपरेशन उसको फॉलो करते हैं। ही ऑल्सो बिलोंग टू एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल, और 2018 में ऑल इंडिया रैंक 2 को उन्होंने सिक्योर किया हुआ था। देन अगेन 2020 में जब आप आते हो तो आपको देखने को क्या मिलता है, ऑल इंडिया रैंक 1 वापस से एंथ्रोपोलॉजी की झोली में, शुभम कुमार के रूप में। तो ये एक मैजिकल ऑप्शनल रहा है एटलीस्ट पिछले 7 से 8 सालों से, और अगले 1 दशक तक, जब तक आपका ऑप्शनल यूपीएससी की फहरिस्त में शामिल है, वहां पे आपको इसका ये जलवा देखते रहने को मिलेगा। ठीक है, तो आज इसी मैजिकल ऑप्शनल सब्जेक्ट के बेसिक इंग्रेडिएंट्स को हम यहां पे समझेंगे। जैसे एक जादू की दुनिया में अलग अलग मंत्र होते हैं, स्पेल्स होते हैं, चार्म्स होते हैं, एम्युलेट्स होते हैं, उसी तरीके से एंथ्रोपोलॉजी के ऑप्शनल के यूपीएससी का जो पिटारा है उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स इंक्लूडेड हैं, उस पे हम यहां पे आज बात करने वाले हैं अंडर द सेक्शन अंडरस्टैंडिंग द यूपीएससी एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल सिलेबस, और डिकोडिंग, डीमिस्टिफाइंग, व्हाटएवर टर्म यू वांट टू गिव टू इट। ठीक है, पर उस पे जाने से पहले ये मैजिकल जर्नी में अगर आपको भी पार्टिसिपेट करना है, बिफोर वी अंडरस्टैंड द एंटायर सिलेबस, व्हाट इज एंथ्रोपोलॉजी, हाउ इट इज स्ट्रक्चर्ड, व्हाट यू आर गोइंग टू रीड इन एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल, इज इट गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग, हु शुड चूज, हु शुड नॉट, पूरी सीरीज हम यहां पे लाने वाले हैं। पर उससे पहले अगर आपको भी इस मैजिकल फॉर्मूले का यूज करके यूपीएससी के सबसे ज्यादा सक्सेसफुल ऑप्शनल को चुनना है तो आपको कुछ ज्यादा मेहनत मशक्कत करने की जरूरत नहीं है। हमने पूरा का पूरा एक बिल्ट इन प्लान आपके सामने यहां पे रखा हुआ है, और 26 जून से हमारे जो बैचेस हैं इस मैजिकल ऑप्शनल के, वो स्टार्ट होने जा रहे हैं। बैच सी फॉर 24 स्टार्टिंग फ्रॉम 26 ऑफ जून। और ये कोई मामूली बैच नहीं, इट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव बैच, दैट इज यू आर गोइंग टू गेट लाइव क्लासेस प्लस रिकॉर्डेड लेक्चर्स अलॉन्ग विद द मोस्ट इंपॉर्टेंट माई हाईलाइटेड फीचर, दैट इज दिस टेस्ट सीरीज। ये आपको यहां पे साथ में क्या इंक्लूडेड है, टेस्ट सीरीज, क्योंकि आपका इवैल्यूएशन जो होता है वो भी उतना ही ज्यादा जरूरी है जितनी आपकी प्रिपरेशन। आप किस स्टेज पे कैसे कर रहे हो, कहां गलतियां कर रहे हो, कहां कुछ चीजों को अच्छा कर रहे हो, वो सारी जानकारी आप तक पहुंचनी चाहिए, जो कि टेस्ट सीरीज के माध्यम से पहुंचती है। अलॉन्ग विद दैट, अगर आप कोर्स फीचर की बात करते हो, गेटिंग लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स लाइक हैंड रिटन नोट्स आपको मिल रहे होते हैं। ठीक है, आपको बहुत ज्यादा मेहनत एफर्ट करने की कोशिश नहीं होती है। एक इंडिविजुअल एक्सपर्टीज एंथ्रोपोलॉजी और यूपीएससी में रखने वाला इंसान आपके लिए बहुत अच्छे तरीके से हैंड रिटन नोट्स को डिजाइन कर रहा होता है।
ठीक है। साथ ही साथ आपको क्रक्स मटेरियल, लेक्चर नोट्स, पीपीटी जो हम यूज करते हैं वो सारी चीज मिलने वाली है, जिसकी वजह से, और क्रक्स अगर आप देखते हो तो इस तरीके से बनाए गए हैं जहां एंथ्रोपोलॉजी में कहा जाता है कि सोर्सेस बहुत स्कैटर्ड है। एक प्रोफाउंड कंप्लीट पैकेज सिलेबस का आपको देखने को नहीं मिलता है। तो हमने यही दुविधा आपकी हटाई है, इस पूरी परेशानी को हटाया है बाय मर्जिंग डिफरेंट सोर्सेज, टेक्स्ट बुक्स, जितने भी स्टैंडर्ड सोर्स मटेरियल है, जो भी आपके आर्काइवल मटेरियल है, एथनोग्राफिक वर्क से डाटा और करंट अफेयर रिलेटेड जो भी चीजें होती है उसको जोड़ करके आपका पूरा का पूरा क्रक्स या फिर आपका स्टडी मटेरियल तैयार किया है। सो इट इज गोइंग टू रियली हेल्प यू इन द प्रिपरेशन जर्नी। सो यू कैन गो ऑन द स्टडी IQ वेबसाइट, या फिर इस वीडियो के नीचे भी आपको लिंक मिल जाएगा। 26 जून से ज्वाइन स्टार्ट होने वाले हमारे 3rd बैच का, उसको ज्वाइन कीजिए। पर ज्वाइन आपको बहुत रेट में करने की जरूरत नहीं है, हमने वैसे ही इसको बहुत ही ऑप्टिमल प्राइस पर रखा हुआ है। पर सबसे ज्यादा डिस्काउंट अगर आपको पाना है, ना सिर्फ एंथ्रोपोलॉजी बल्कि किसी भी स्टडी IQ के प्रोग्राम में, सो यू हैव टू टैप इनटू वन रिसोर्स। एक चीज आपको सिर्फ करनी है, दैट इज अस लाइव या फिर US लाइव, है ना। US लाइव बोलते हैं लोग, बट आई प्रेफर टू कॉल इट अस लाइव बिकॉज हमारे आपके इंटरेक्शन से बनना है। तो अस लाइव को यूज कीजिए, अप्लाई कीजिए कूपन कोड वाइल परचेजिंग। जब आप परचेज करने जाते हो वहां पे अप्लाई कोड का ऑप्शन आता है, और वहां पे जब आप अस लाइव या US लाइव लगाते हो तो जो भी उस समय का बेस्ट पॉसिबल डिस्काउंट होगा वो आपको मिल जाता है। एंड अगर आपको कोई भी PDF चाहिए, जो भी चीज इंपॉर्टेंट हम यहाँ पे कर रहे होते हैं इन द यूट्यूब सीरीज और अदरवाइज जो हम लाइव लेक्चर्स में करते हैं, कई सारी चीजें जो हम वहाँ पे डिटेल शेयर करते हैं, क्विजेस की बात करते हैं, प्रिपरेशन को ऑगमेंट करने के लिए जो सारे मटेरियल आपके जरूरी हैं वो सब आपको देखने को मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम के इस चैनल पे। टेलीग्राम के इस चैनल पे जाइए, एंथ्रोपोलॉजी डिकोडेड पे ज्वाइन कीजिए और आपको सारे फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस मिलता है, ठीक है। एंड एज मेंशन, अस लाइव को आप यूज करते हो तो आपको सारे के सारे कोर्सेज बेस्ट डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल जाएंगे ओनली एट स्टडी IQ वेबसाइट, जब भी आप परचेज कर जाते हो, ठीक है। एंड रिगार्डिंग, अगर आपको इंस्टाग्राम पे हमसे इंटरेक्ट करना है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, सो यू कैन टाइप इनटू उत्कर्ष सिंह _हेयर। उत्कर्ष सिंह _हेयर डालते ही आप इंस्टाग्राम के हमारे पेज पे जाओगे, कनेक्ट होकर अपनी कोई भी क्वेरी को आप एड्रेस करा सकते हो। वन मोर स्पेशल फीचर आपके लिए, यहां पे हमने 2023 के मेंस ऑप्शनल टेस्ट सीरीज को एक्सक्लूसिवली लॉन्च किया है। अगर किसी को बैचेस में जो इंक्लूडेड नहीं है, टेस्ट सीरीज लेना है, प्रीलिम्स आपका क्लियर है, या फिर आपको लगता है कॉन्फिडेंस आपकी प्रिपरेशन जर्नी पूरी तरीके से हो चुकी है और आपको अपना इवैल्यूएशन करना है, कुछ आंसर्स प्रैक्टिस करने हैं, तो कई सारे फीचर्स जो आपको जानकारी जिसकी मिल जाएगी हमारी वेबसाइट पे, वो सब आपको मिलने वाला है ओनली एट 4999। पूरी टेस्ट सीरीज है, यहाँ पे 8 टेस्ट हैं, 4 सेक्शनल और 4 फुल लेंथ, जो आपको पूरी तरीके से एग्जाम लाइक कंडीशन फील करवाएंगे। एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल के दुनिया का सबसे बेहतर टेस्ट सीरीज अगर आप इसको कहो तो गलत नहीं होगा, और आप इसको चुन सकते हो 4999 में। ये डिस्काउंटेड प्राइस आपको तभी मिलेगा जब आप लगाने वाले हो कोड अस लाइव और US लाइव, ठीक है। इसको यहाँ पे यूज करते ही आपको ये चीज मिल जाएगी। नाउ कमिंग टू दी मेन टॉपिक जिसकी हम बात कर रहे थे, वो की हमारा द बेस्ट, सो कॉल्ड बेस्ट ऑप्शनल को एनालाइज करने का, उसको अंडरस्टैंड करने का, उसके सिलेबस को। तो लाइक एनी अदर ऑप्शनल, आपको पता होगा बेसिक चीज, बेसिक डिटेल है कि कोई भी UPSC का जो ऑप्शनल होता है वो लगभग क्या, एग्जैक्ट है ना, गलत टर्म यहां पे यूज नहीं करना है। तो कोई भी आपका ऑप्शनल आप उठा के लेते हो XYZ, वो आपको 500 मार्क्स का देखने को मिलता है, अनलाइक एनी अदर GS पेपर जो कि 250 नंबर के होते हैं, 250 नंबर्स के होते हैं, 250 मार्क्स के होते हैं, एंड दे आर सो मच डाइवर्सिफाइड इन नेचर। अगर आप GS1 का ही एग्जांपल यहां पे ले रहे होते हो तो GS1 में 250 नंबर के लिए आपको सोचिए क्या कुछ डिफरेंट टाइप की चीजें पढ़नी होती हैं। आप जियोग्राफी पढ़ लो, वो भी बटी हुई है, फिजिकल जियोग्राफी, ह्यूमन जियोग्राफी, कितने सारी डिटेल्स, मैप, सारी चीजों को आप पढ़ रहे हो, याद कर रहे हो, है ना। उसके बाद आप जाते हो, इंडियन सोसाइटी का पार्ट है, आर्ट एंड कल्चर का पार्ट है, और सबसे बड़ा हिस्ट्री का पार्ट, जो कि अपने आप में इतने सारे जोन्स में बटा हुआ है, ठीक है। AIH आर्कियोलॉजी वाला जो पोर्शन है, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री को भी आप 2 तरीके से देखते हो, फ्रीडम स्ट्रगल, पोस्ट इंडिपेंडेंस के तौर पे देख रहे होते हो, वर्ल्ड हिस्ट्री भी आपका इंक्लूडेड है। तो इतना सारा कुछ 250 नंबर के लिए पढ़ना है आपको, जबकि ऑप्शनल एक सिंगल सब्जेक्ट, सिंगल नेचर का सब्जेक्ट, वो आपको 500 नंबर के लिए पढ़ना है। तो आप इंपॉर्टेंस, मुझे आपको समझाने की जरूरत नहीं है, आप स्टैट्स बेहतर समझते होंगे मुझसे। और यहां पे आपको देखने को मिल रहा है कि लगभग 28% जो आपका टोटल मार्क्स हैं, उसका 28% यानी कि 1750 का जो आपका टोटल मेंस आप देने वाले हो, एक्सक्लूडिंग द इंटरव्यू ऑफ कोर्स,
तो वहां पे 28% आपका होने वाला है किसका, सिर्फ एक ऑप्शनल का। तो इट इज द की टू योर सक्सेस, है ना, अपार्ट फ्रॉम द इंटरव्यू इट इज द की जो आपको एक दूसरे कैंडिडेट से डिस्टिंग्विश करती है, आपको एज प्रोवाइड करती है। एंड सिंस वी आर सेइंग इट इज वन ऑफ द मोस्ट सिक्योर, सेफ एंड स्कोरिंग, ट्रिपल एस इसको कहा जाता है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ ट्रिपल एस ऑप्शनल एंथ्रोपोलॉजी, द सेफेस्ट, द मोस्ट स्कोरिंग ऑप्शनल सब्जेक्ट देयर इज, है ना, सेफ है, सिक्योर है और सबसे ज्यादा स्कोरिंग है। तो इसको आप चुनने की बहुत सारी रीजंस हैं जिसके ऊपर कभी हम बात करेंगे बेनिफिट्स वाले वीडियो में, पर अभी हमको फोकस करना है इस 1750 में से 500 नंबर के एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल के टोटल सिलेबस में कि आपको वहां पे पढ़ना क्या पड़ता है। उससे पहले फॉर एड्रेसिंग द एलिफेंट इन द रूम, जिसको नहीं पता हो कि एंथ्रोपोलॉजी बेसिकली है क्या, तो एंथ्रोपोलॉजी माय डियर इज नथिंग, इट इज जस्ट, एक्चुअली इट इज मेड अप फ्रॉम 2 ग्रीक टर्मिनोलॉजीज, है ना, जिसमें से पहला है एंथ्रोपोस and the other is logos. Now anthropos stand for, जो भी हमारे पुराने ऑडियंस होंगे जो हमारे लेक्चर्स को देख रहे हैं, यूट्यूब सीरीज को कवर कर रहे हैं, या फिर जिन्होंने पहले से थोड़ी बहुत रिसर्च कर रखी हो, कभी एंथ्रोपोलॉजी को पढ़ा हो, वो कमेंट में बताएं एंथ्रोपोस और लोगोस का इंडिविजुअल मतलब क्या होता है। लेट मी सी कि कितने लोगों को एंथ्रोपोलॉजी की रियली लिंग्विस्टिक लेवल पे उसके क्या मायने हैं वो समझ है, वो पता है। तो एंथ्रोपोस स्टैंड फॉर मैन, ठीक है, एंड बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे बताने से पहले आपको पॉज करके इस चीज को वहां पे लिखना है, ऑलराइट। एंड लोगोस जो है वो आपका क्या है, स्टडी या फिर साइंटिफिक स्टडी। सो एंथ्रोपोलॉजी इज बेसिकली द साइंटिफिक स्टडी ऑफ मैनकाइंड और ह्यूमन बीइंग और ह्यूमैनिटी इन जनरल, ठीक है। इंसान के बारे में आप पढ़ते हो, आप कहोगे इंसान के बारे में पढ़ने का क्या मतलब हुआ, राजनीति के बारे में पढ़ना हुआ, ज्योग्राफी के बारे में, अलग अलग जगहों के बारे में, अलग अलग ज्योग्राफिकल फिनोमेना के बारे में पढ़ना हुआ, जीवों के बारे में पढ़ना हुआ, है ना, जीव विज्ञान जिसको आप कहते हो, या जंतु विज्ञान जिसको आप कहते हो, पेड़ पौधों के बारे में पढ़ना समझ में आता है, बॉटनी आप कहते हो, पर इंसान के बारे में पढ़ना ये कैसा, और उसमें आप पढ़ते क्या हो। तो बेसिकली जब आप मैन की बात कर रहे हो तो आप मैन को एंथ्रोपोलॉजी में इन टोटैलिटी पढ़ रहे होते हो, यानी कि एक 360 डिग्री अप्रोच के साथ इंसान के अराउंड जो भी फिनोमेना हो रहे हैं, इंसान बिजनेस करेगा तो देयर इज अ ब्रांच कॉल्ड बिजनेस एंथ्रोपोलॉजी, इंसान डिजिटल मीडिया का यूज कर रहा है तो देयर इज अ ब्रांच कॉल्ड डिजिटल एंथ्रोपोलॉजी, इंसान जो है वो मीडिया यानी कि मीडियम का यूज कर रहा है, माध्यम का यूज कर रहा है, तो देयर इज अ ब्रांच कॉल्ड मीडिया एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है। इंसान जाहिर सी बात है जिंदा है तो घूमेगा फिरेगा, है ना, यू ओनली लिव वंस, योलो, तो जाहिर सी बात है इंसान टूरिज्म करेगा, तो टूरिज्म करेगा तो उसको समझने के लिए, इंसान के टूरिज्म के पहलू को समझने के लिए देयर इज अ ब्रांच कॉल्ड टूरिज्म एंथ्रोपोलॉजी। इंसान, अब सारे लोग अच्छे तो नहीं हो सकते हैं, समाज में कुछ असामाजिक तत्व भी होते हैं, क्रिमिनल माइंडेड इंडिविजुअल्स होते हैं, वो कुछ क्राइम करेंगे तो उनको हमें पकड़ना भी होगा, उन्हें सजा देनी होगी कि वापस से वो रिपीट ना करें। सो देयर इज अ ब्रांच कॉल्ड फॉरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी। आप अक्सर देखते हो ना सीआईडी में डॉक्टर सालुके एंड ऑल दोस पीपल इंडिविजुअल्स, ऑल्दो वहां पे आप देख रहे होते हो कि वो सिर्फ जो पॉइजन है उसको जबान पे लगा करके चख कर बता देते हैं कि वो कौन सा पॉइजन है, किस स्नेक का वेनम है वो, और पूरी उसकी बायोकेमिस्ट्री वो सिर्फ जवान पे लगा के, और उनको कुछ होता भी नहीं। दैट्स वेरी हिलेरियस एंड आप कह सकते हो कि रॉन्गली रिप्रेजेंटेड एट द सेम टाइम, है ना, असली में वैसा नहीं होता है, पर वो सारी चीजें भी, इंसान की डेथ कैसे हुई, कब हुई, डेथ के समय उसका आप अगर बॉडी को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो, पार्ट्स के थ्रू आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो कि उसकी एज क्या रही होगी डेथ के समय, या फिर उसका जेंडर क्या रहा होगा, ये सारी चीज को करने के लिए आपका एंथ्रोपोलॉजी काम आता है। और हमने एक वीडियो भी बनाया हुआ, डिटेल वीडियो है, जिससे आप बेसिक्स जान सकते हो फॉरेंसिक साइंस कैसे काम करता है। तो फॉरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी भी वहां पे आपको देखने को मिल रही होती है। अब इंसान है तो उसका पास्ट होगा, है ना, तो वहां पे आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी आपकी आ जाती है, जो इंसान के, ह्यूमन के पास्ट रिकॉर्ड्स को ऑब्जर्व करती है, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करती है, इंटरप्रेट करने की कोशिश करती है ना। तो इस तरीके से आप सोसाइटी, कल्चर, जो कुछ भी आप इंसान के बारे में सोच सकते हो, उन हर एक चीज से रिलेटेड आपको एंथ्रोपोलॉजी में एक ब्रांच देखने को मिलेगी, है ना। इंसान है, इंसान खेल कूद रहा है, कौन सा इंसान किस खेल के लिए सूटेबल है, क्या बॉडी टाइप किस चीज के लिए सूटेबल है, उसके लिए स्पोर्ट्स एंथ्रोपोलॉजी या एंथ्रोपोलॉजी ऑफ स्पोर्ट, जिसको आप किन एंथ्रोपोलॉजी या किन एंथ्रोपोमेट्री भी कहते हो, वो चीज वहां पे आपको देखने को मिल रही होती है, ठीक है। डिजाइन, एंथ्रोपोलॉजी ऑफ डिजाइन, कोई भी चीज होती है आप देख रहे हो एक जनरल फ्रेम में बनाया जाता है ना, कपड़े तो आप फिटिंग के बना लेते हो, टेलर मेड बना लेते हो,
पर जो इक्विपमेंट्स को आप यूज करते हो, जो चेयर यूज करते हो, वो कुछ स्टैंडर्ड फिट्स और साइज की आती है ना, वो हर एक इंडिविजुअल के लिए नहीं बनती, एक स्टैंडर्ड वे में बनाई जाती है फॉर एंटायर ह्यूमन पॉपुलेशन, यानी कि हर चीज के 3 से 4 हो सकता है वहां पे आपको मॉडल रिप्रेजेंटेशन देखने को मिल जाए। तो वो मॉडल रिप्रेजेंटेशन कैसे तैयार होते हैं? इंसान की एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट को लेकर। इंसान को एंथ्रोपोमेट्री का क्या मतलब है? एंथ्रोपो हमने अभी कहा, मेन, मेट्री मतलब मेजरमेंट। तो इंसान को आपने अलग अलग एंथ्रोपोलॉजिकल टूल्स के माध्यम से वहां पे मेजर किया, और मेजर करने के बाद आप एक कंक्लूजन पे आए और उस बेसिस से डिजाइनिंग की। इवन जो आपके जेट्स होते हैं, अभी आप सर्जिकल स्ट्राइक एंड ऑल दोस थिंग्स सुन रहे हो काफी समय से, है ना, तो वहां पे आप देख रहे हो जो फाइटर प्लेन्स यूज हो रहे हैं या फिर जो कॉकपिट्स डिजाइन होती है, उसमें जो पायलट है वो किस तरीके से प्रॉपरली आ जाए, वहां पे भी एंथ्रोपोलॉजी ऑफ डिजाइन का इस्तेमाल हो रहा होता है। तो एवरीवेयर, जहां तक आप जानते हो, जैसे एक कहावत है ना कि जहां न पहुंचे रवि वहां पे पहुंचे कवि। जहां पे रवि यानी कि सूरज या सूरज की रोशनी जो है वो भी नहीं पहुंच जाती, वहां पे कवि यानी कि पोएट्री, कविताएं, इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी पहुंच जाती। तो उसी तरीके से एंथ्रोपोलॉजी का भी नेचर है, जहां जहां तक आपकी सोच जा सकती है उस चीज को एंथ्रोपोलॉजी पढ़ता है। पर वो सारी जरूरत आपको यूपीएससी के सिलेबस के हिसाब से नहीं पढ़ने वाली है। यूपीएससी के सिलेबस में आपको कुछ बहुत कम पोर्शन पढ़ना पड़ता है और इसी वजह से बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग और स्कोरिंग बन जाता है। इसको पढ़ते समय बहुत फायदे हैं, जिसको हम बेनिफिट्स वाले वीडियो में बता रहे होंगे। अगला वीडियो वही हमको यहाँ पे आपके सामने लाना है, उसमें हम इस चीज की बात कर लेंगे। पर फिलहाल हम अब एंथ्रोपोलॉजी के बेसिक को आप समझ चुके हो, तो सिलेबस को भी अंडरस्टैंड कर लेते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड हाउ द सिलेबस ऑफ एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल हैज बीन कंस्ट्रक्टेड। तो द एंथ्रोपोलॉजी एंथ्रो यूपीएससी सिलेबस इज डिवाइडेड इनटू 2 पेपर्स। ये आपको पता है, 250 नंबर के 2 पेपर होते हैं, 250 मार्क्स ईच, है ना। और अगर आप इनको नेचर वाइज इसको डिवाइड करते हो तो ये 5 अलग सेगमेंट्स में बढ़ जाता है। द फर्स्ट सेगमेंट इज कॉल्ड एज सोशल और कल्चरल, और यू कैन कॉल इट सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी, ऑलराइट। द अदर इज कॉल्ड एज बायोलॉजिकल और फिजिकल। सो फिजिकल या बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी आप कहते हो दूसरे पोर्शन को, दूसरे पार्ट को सिलेबस के अंदर में। तीसरे को आप कहते हो आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी। आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी के बारे में इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ये पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में प्रेजेंट है। एक ऐसा पोर्शन है जो पेपर 1 में भी है, पेपर 2 में भी है ना। क्यों? पेपर 1 में एक जनरल फ्रेमवर्क में आर्कियोलॉजी की बात की गई है, ग्लोबल आर्कियोलॉजी की बात की गई है, दुनिया के पैमाने पे किस तरीके से आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिलते हैं, क्या प्रिंसिपल्स होते हैं, डेटिंग, जियोलॉजिकल टाइम्स के, इन सारी बातों को किया गया है। और पेपर 2 में आपको देखने को मिल रहा होता है कि इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में जो अलग अलग साइट्स डिस्कवर हुई हैं उनकी बात की जा रही होती है, ऑलराइट। तो आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी आपको यहां पे देखने को मिलता है। देन देयर आर 2 पेपर्स, सम ऑफ द पीपल, यानी कुछ लोग वहां पे आपको देखने को मिलता है कि इन दोनों लास्ट को कंबाइन करके एक सिंगल टर्म में यूज करते हैं, बता रहे होते हैं इंडियन एंथ्रोपोलॉजी। यू कैन डू इट लाइक दैट ऑल्सो, बट आई प्रेफर टू डिवाइड देम इनटू इंडियन एंथ्रोपोलॉजी एंड ट्राइबल एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है। सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी जब आप पढ़ रहे होते हो, पेपर 1 के अंदर में एक्सक्लूसिवली पूरी सोशल एंथ्रोपोलॉजी या फिर कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी। आप कहोगे सर 2 नाम क्यों है? बहुत सिंपल है। आप देख रहे हो तो ब्रिटिशर्स इस पर्टिकुलर चीज के लिए, सेम सेट ऑफ चीज के लिए, वो भी मैरिज को पढ़ेंगे, वो भी फैमिली और किनशिप को पढ़ेंगे सेम हेडर के अंदर में, पर उसके लिए वो टर्म यूज करेंगे सोशल एंथ्रोपोलॉजी। पर अमेरिका या फिर अमेरिकन स्कूल ऑफ एंथ्रोपोलॉजी जो है वो सेम चीज को पढ़ते वक्त कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी कहेगा। यहां पे अमेरिका में आप देखते हो ऐसा नाम इसलिए दिया गया क्योंकि उनका मेन फोकस कल्चर पे होता है, जबकि ब्रिटेन में या फिर आप कहते हो इंग्लिश वर्ल्ड में, है ना, इंग्लैंड में जब आप बात करते हो, वहां के जो स्कॉलर्स है वो सोसाइटी पे ज्यादा फोकस देते हैं। ग्रेजुअली यू सी दैट द प्रोसेसेस ऑफ सोशल एंड कल्चरल एलिमेंट्स आर ओवरलैपिंग एंड इंटरवोवन, आपस में बहुत ही सेम होती है। सोसाइटी के अंदर भी मैरिजेस आपको देखने को मिल रही है और मैरिजेस कल्चर का पार्ट है। मैरिज एक कल्चर का एक तरीके से आप यूनिट के तौर पे उसको देखते हो, तो मोर और लेस सेम चीजों के बारे में बात करता है, कुछ डिस्टिंक्शन को छोड़ के जो उतने सिग्निफिकेंट यहाँ पे नहीं है ना। तो ब्रिटिश ने उसको सोशल कहा, इसीलिए जितने भी उनके कॉलोनीज थे वहां पे इसको ट्रेडिशनली सोशल एंथ्रोपोलॉजी ही बोला जाता है ना। सारी कॉलोनीज के अंदर में सोशल एंथ्रोपोलॉजी ही बोला जाता है। जहां जहां जिन देशों पे अमेरिका का प्रभुत्व रहा, प्रभाव रहा, अमेरिका का एक डोमिनेंस जहां पे आपको देखने को मिल रहा होगा,
इन्फ्लुएंस देखने को मिल रहा होगा, वहां पे वो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी बोलेंगे। अब हमने शुरू कर दिया, इसीलिए इंडिया में हम दोनों की किसी भी तरह की हेगमनी को वहां पे स्वीकार नहीं करते हैं, तो हम हिस्टोरिकली इसको सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी बोल देते हैं, ना सोशल बोलते हैं ना कल्चरल बोलते हैं ना। दूसरा सिमिलरली बायोलॉजिकल और फिजिकल में भी होता है। फिजिकल अगेन ब्रिटेन के स्कॉलर्स यूजुअली वो टर्म को यूज करते हैं, बुक्स पब्लिश करते हैं तो फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी यूज करते हैं टर्म, और अमेरिकन बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी। अगेन आर्कियोलॉजी, आपको पता है ह्यूमन पास्ट को आप पढ़ रहे हो तो एविडेंसेस के थ्रू अलग अलग साइट्स पे खुदाई की जाती है, डेटिंग की जाती है ना। जैसे आप पूरा अयोध्या का मामला देख रहे हो, द्वारका राम सेतु या फिर कोई भी मामला होता है तो वहां पे डेटिंग की बहुत जरूरत होती है। तो आप ह्यूमन पास्ट में जाकर के जो एविडेंसेस मिलते हैं उनको ट्रैक करते हो, ट्रेस करते हो, डेट करते हो, पता लगाने के लिए सत्य क्या है जिसकी आप खोज कर रहे होते हो। नेक्स्ट है इंडियन एंथ्रोपोलॉजी। इंडियन एंथ्रोपोलॉजी में आप इंडियन सोसाइटी के बारे में पढ़े रहते हो। क्या एलिमेंट है, बेसिक सोशल एलिमेंट आपको इंडियन सोसाइटी में सोशल फैब्रिक को इंटैक्ट करते हुए। ये पोर्शन काफी ज्यादा इंडियन सोसाइटी के जो पक्ष हैं उनसे यहाँ पे मिल रहा होता है GS1 के अंदर, है ना। और यहाँ पे आप रिन को पढ़ रहे होते हो। रिन जाहिर सी बात है वो सर्फ एक्सल वाली कैटेगरी का जो क्लोथ वॉशिंग बार आता है उसकी बात नहीं हो रही होती, या फिर डिटर्जेंट की बात नहीं हो रही यहाँ पे। ऋण का मतलब है ऋण, है ना। ऋण जिसको आप बेसिकली बोलते हो, ऋण नहीं बोलते हो, लिखा जाता है इंग्लिश में उस तरीके से, पर उसको आप बोलते हो ऋण। ऋण मतलब क्या होता है, उधार। एक इंडियन फिलोसफिकल सिस्टम में एक थॉट की तरह आपको देखने को मिलता है ऋण एंड रीबर्थ। ऋण और रीबर्थ का कॉन्सेप्ट आप देखते हो, पुनर्जन्म का कॉन्सेप्ट देखते हो, है ना। आश्रमास का कॉन्सेप्ट देखते हो, आश्रम जो अलग अलग आश्रम है, स्टेजेस ऑफ लाइफ है ना। गृहस्थ, ब्रह्मचार्य है, वामप्रस्थ है, संन्यास है, इन सबको आप देख रहे होते हो, पढ़ रहे होते हो। देन आपका पुरुषार्थ का स्कूल है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, इन सब की आप बात कर रहे होते हो। कास्ट सिस्टम, जजमानी सिस्टम, जो भी इंडियन सोसाइटी, जो विलेज सिस्टम आपको देखने को मिल रहा होता है, इन सब की बात आप इंडियन एंथ्रोपोलॉजी के अंदर करोगे। और ट्राइबल एंथ्रोपोलॉजी लास्ट पार्ट, एज अ नेम सजेस्ट, आप यहाँ पे ट्राइबल कल्चर की, उनके प्रॉब्लम्स की, उनके सेफगार्ड्स की, अलग अलग फीचर्स की बात कर रहे होते हो, ठीक है, बोथ इन द कंटेम्पररी एंड हिस्टोरिकल सेंस। सो लेट्स ओपन दिस पेंडोरास बॉक्स, not exactly the Pandora's box as in the box full of troubles, but as a box full of surprises। तो आपको देखने को मिल रहा है यहां पे सबसे पहले पेपर 1 में यूनिट 1.1, 1.2, 1.3, जो कि तीनों आपसे क्या कर रही हैं, इंट्रोड्यूस कर रही हैं एंथ्रोपोलॉजी एज अ डिसिप्लिन को, है ना। मीनिंग क्या है एंथ्रोपोलॉजी के, मायने क्या होता है, स्कोप क्या है, किस तरीके से उसका डेवलपमेंट हुआ है, किस तरीके से एंथ्रोपोलॉजी और अलग अलग जो डिसिप्लिन्स है, लाइक जियोलॉजी है, लाइक बायोलॉजी है, लाइक सोशियोलॉजी है, इनके साथ सिमिलैरिटीज क्या है एंड एट द सेम लेवल डिफरेंसेस क्या है। जब रिलेशनशिप का टर्म आता है ना, लॉट ऑफ पीपल कंफ्यूज इट कि यहां पे आपको सिमिलैरिटीज बतानी है। एग्जाम में भी क्वेश्चन बनता है तो लोग सिमिलैरिटीज को ही फोकस कर रहे होते हैं, पर यहीं पे गलतियां हो जाती हैं। और यहीं पे आपको बताना जरूरी है कि रिलेशनशिप की जब बात हो रही होती है तो आपको रेसिप्रोकल वे में चीजों को एक्सप्लेन करना होता है। यानी आप समानताएं भी बताओगे और जो विरोधाभास है, जो डिफरेंसेस हैं, जो भेद है दोनों के बीच में, उसको भी वहां पे बताना है ना। थर्ड यूनिट जो आती है वो आपको मेजर ब्रांचेस या मेन ब्रांचेस, है ना। जैसे हमने सिलेबस को अलग अलग यूनिट में बांटा, उस तरीके से एंथ्रोपोलॉजी एज अ डिसिप्लिन भी कुछ मेन ब्रांचेस में बटी हुई हैं जो कि सिलेबस वाले पार्ट से मिलती जुलती हैं। यहां पे हमने देखा सिलेबस बाय नेचर 5 भागों में बटा हुआ है। सिलेबस में कहीं नहीं लिखा है, पर हम क्योंकि अंडरस्टैंडिंग या डिकोडिंग एंथ्रोपोलॉजी कर रहे हैं, इसलिए मैंने सिलेबस को बाय नेचर यहां पे डिवाइड कर दिया, है ना, 5 भागों में, 5 पार्ट्स में। Similarly, if you talk about discipline, there was a famous anthropologist called Franz Boas, है ना। उनका नाम आपको देखने को मिलता है फ्रांस बोआ। बहुत बड़े एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, ये अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे। कई सारी चीजों को इन्होंने पायनियर किया। अभी बताऊंगा तो आप कंफ्यूज होगा क्योंकि इंट्रोडक्टरी वीडियो की तरह है। फ्रांस बोस ने कई सारी चीजों को पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन से लेकर के, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन की बात की, एथनोग्राफी को किस तरीके से करना चाहिए उसके ऊपर इनकी कई सारी राय थी, हिस्टोरिकल अप्रोच के ऊपर इनकी कई सारी बातें रही, है ना। उसी में से एक इनका कंट्रीब्यूशन रहा कि इन्होंने एंथ्रोपोलॉजी में 4 फील्ड अप्रोच को दिया। 4 फील्ड अप्रोच, 4 फील्ड अप्रोच क्या है, यानी कि पूरे एंथ्रोपोलॉजी को 4 भागों में बांट देना, 4 भागों में बांट के उसको पढ़ने की कोशिश करता है ये 4 फील्ड अप्रोच। और वो 4 ब्रांचेस कौन सी हैं? पहला सोशल एंथ्रोपोलॉजी या फिर कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी, दूसरा फिजिकल या एंड बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी, तीसरा आर्कियोलॉजिकल, और चौथा लिंग्विस्टिक, है ना।
तो यहाँ पे आप सिलेबस से अगर इसको मैच करोगे तो देखोगे कि पहले 3 तो सेम है, बस लास्ट वाला पार्ट आपका थोड़ा डिफरेंट है। एट द लेवल ऑफ डिसिप्लिन अगर आप एंथ्रोपोलॉजी को एज अ सब्जेक्ट देखते हो तो वो इन 4 भागों में बटा हुआ है, पर यूपीएससी के सिलेबस को देख रहे होते हो तो वो इस तरीके से बटा हुआ आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पे जो यूनिट आपको देखने को मिली 1.3, वो यही ब्रांचेस की बात कर रही होती है। नेक्स्ट आप बात करते हो ह्यूमन इवोल्यूशन की। अचानक से ह्यूमन इवोल्यूशन आ गया तुरंत से, है ना। ये एक सिलेबस की थोड़ी सी कमी है कि सिलेबस हैफहजर्ड है। ये अच्छी भी बात है और थोड़ी सी कमी भी। अच्छी बात क्यों? क्योंकि एंथ्रोपोलॉजी का सिलेबस मल्टीपल टाइम्स रिवाइज हुआ है ना, और जो लास्ट रिवीजन हुआ है उसके बाद ही इतना ज्यादा प्रचंड एक भयंकर ऑप्शनल के रूप में आपके सामने आपको आते हुए देखने को मिलता है विद फैबुलस सक्सेस रेट। कोई भी और ऑप्शनल इसके आसपास भी सक्सेस रेट में नहीं जा रहा है पिछले एक दशक में, क्योंकि इसका सक्सेस रेट अगर आप देखते हो 2013 से 19 तक तो 10.5 है। बाकी सारे के सारे जो भी मेजर ऑप्शनल है जिसको सबसे अधिक लोग प्रेफर करते हैं, लेते हैं, उनका एवरेज निकालते हो तो दैट इज जस्ट 7.7%। किसी का 6, किसी का 7, किसी का 8, ऐसे ही। और आपको पता होना चाहिए कि यूपीएससी की दुनिया में ये 2%, 3% एक्चुअली सक्सेस रेट कितना बड़ा होता है। खास करके आप देख रहे हो कि 2020 जबकि ऑल इंडिया रैंक 1 एंथ्रोपोलॉजी की थी, और 2022 जबकि 4 टॉप 10 में एंथ्रो के थे, यानी कि 3, 5, 7, 8, है ना। अभी रिजल्ट जो आए 1 महीना भी नहीं हुआ होगा। तो ये सारे के सारे जो नए रिकॉर्ड्स हैं वो उस सक्सेस रेट में नहीं जुड़े, क्योंकि सक्सेस रेट कब का है? 2013 से 19 तक का। 20 और 22 के आंकड़े उसमें नहीं जुड़े। जोड़ दोगे तो और भी ज्यादा बेहतर वो आंकड़े हो जाएंगे, ठीक है। किसी दिन कोशिश करेंगे क्यूमुलेट करने की उसको नेक्स्ट वीडियो में। तो आपको देखने को मिलता है कि ये रिवीजन के कारण कई बार सिलेबस भी रिवाइज हुआ, इसलिए इतना सक्सेसफुल बना है। लास्ट में जब इसका रिवीजन हो रहा था तो एक कमेटी बैठी जिसमें अलग अलग इंडिविजुअल्स थे, 3-4 लोग थे, और उन्होंने बैठ के अपनी अपनी राय दी कि सिलेबस में क्या इंक्लूड होना चाहिए, क्या रिमूव होना चाहिए, क्या नई चीज आनी चाहिए, क्या पुरानी चीज रिटेन करनी है, क्या पुरानी चीज हटानी है। इस पे पूरा डिस्कशन हुआ और कोई कॉमन कंसेंसस देके नहीं था। एक कोई आपसी विचार का आदान प्रदान वहां पे आपको देखने को नहीं मिलता है। सबने अपना अपना प्रपोजल दे दिया और वो प्रपोजल कुछ इस तरीके से फाइनल ड्राफ्ट में प्रस्तुत होता है कि आपको देखने को मिल रहा है कि सिलेबस इकलौता एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल का आपको देखने को मिलेगा जहां पे 1.1, 1.2, 1.3 ऐसे करके सिलेबस है। बाकी कोई भी ऑप्शनल का आप यूपीएससी में सिलेबस उठाते हो तो वहां पे यूनिट्स कैसे अरेंज है? यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 ऐसे करके अरेंज है ना। यूनिट 1, 2, 3, 4, पर यहां पे इस तरीके से अरेंज, और इसी वजह से काफी हैफहजर्ड भी हुआ कि यहां पे इंट्रो के बाद तुरंत इवोल्यूशन आया, यानी कि फिजिकल बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी वाला पार्ट आया, एंड आफ्टर दैट यू विल सी कि अचानक से आर्कियोलॉजी आएगा। आर्कियोलॉजी की जैसे ही खत्म होगी सोशल कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी आएगा। सोशल कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी थ्योरीज जैसे ही खत्म होगी आपकी वापस से फिजिकल और बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी जो यहां पे था वो फिर से शुरू हो जाएगा, और उसके बाद फिर से आर्कियोलॉजिकल आ जाएगा। तो ये एक हैफहजर्ड वे है जिसको हमने कोशिश की कि पूरी तरीके से रीस्ट्रक्चर कर दे और आपको बेसिक लेवल से समझ में आए। इस तरीके से हम यहाँ पे कोर्स को डिजाइन किए हुए, ठीक है। तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है पूरी तरीके से स्टडी आईक्यू में जब हम लेक्चर्स लेते हैं तो मॉडिफाई किया गया आपके लिए, आपकी सहूलियत के हिसाब से, आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर हो, क्योंकि हमारा टारगेट कोर्स कंप्लीट कराना नहीं है, आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी देने का है, जिससे आप खुद से जो डायनेमिसिटी बढ़ती जा रही है, एनालिटिकल होता जा रहा है ऑप्शनल, उसको खुद से आप अप्रोच कर सको, केटर कर सको। तो ह्यूमन इवोल्यूशन कुछ बताने की जरूरत नहीं है, बचपन से आप थ्योरीज पढ़ते आ रहे हो, डार्विन की थ्योरी, लेमार्क की थ्योरी, सिंथेटिक थ्योरी, उन्हीं सबको एक बार वापस से आपको यहाँ पे देखना पड़ना होगा, ठीक है। और डार्विन से पहले क्या थ्योरीज थी? लेमार्क की थ्योरी आप देख रहे हो, लाइल की थ्योरी देख रहे हो, उन सारी चीजों को बात करोगे आप। और लेमार्क के बाद कौन सी थ्योरी है उनकी बात करोगे। कुछ इकोलॉजिकल रूल होते हैं जो कि हमने साइंस में पढ़े होते हैं जब हम 10वीं 11वीं 12वीं में होते हैं, है ना। वो रूल्स भी आपको 2-4 बताने पड़ेंगे, और इसमें कुछ भी साइंटिफिक नहीं, बहुत मिथ होती है कि ये सिर्फ बायोलॉजी या साइंस वाले पढ़ते हैं। आप बताइए, डार्विन की थ्योरी है, कुछ उनके आर्गुमेंट्स है, कुछ उनके आइडिया हैं, उसमें आपको कौन सा डेरिवेशन लगाना है? आप सबने पढ़े हैं, और उसमें आई थिंक हिस्ट्री इज फार मोर कॉम्प्लेक्स देन डार्विन्स थ्योरी। हिस्ट्री के हिस्टोरिकल फैक्ट्स को याद करना। लेमार्क और डार्विन बात ही क्या कह रहे हैं? लेमार्क की थ्योरी का क्या नाम है? इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड ट्रेट्स, ठीक है, बाय मींस ऑफ यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स। यूज और डिसयूज की थ्योरी दे रहे हैं। सिंपल सी बात कह रहे हैं कि जिन ऑर्गन्स का आप ज्यादा यूज करते हो वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इवोल्यूशन की जर्नी में आपको देखने को मिलता है ज्यादा प्रोपगेट होते हैं, ज्यादा बड़े हो जाते हैं, और जिन चीजों को आप नहीं यूज करते हो ग्रेजुअली अंडर डेवलप रह जाते हैं, एंड यू विल फाइंड देम टू गेट वेस्टिजियल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। सिंपल सी बात है। इसको अगर आप कंपैरिजन में ले आओ तमिल लिटरेचर के साथ, संगम लिटरेचर के साथ, टोलका पीएम में क्या है, मनी मैकलाई में क्या लिखा हुआ है, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में आप देखते हो जो अलग अलग ट्रैवलर्स आए
बर्नियर क्या कह के गए हैं, ट्रेवर्नियर क्या कह के गए हैं, सुलेमान मसूदी ये लोग क्या कह के गए हैं, तो वहां पे आपको ज्यादा चीजों के ऊपर फोकस करना है, ध्यान देना है। सो इट इज ओवर हाइप्ड कि ये साइंटिफिक है, साइंटिफिक है, साइंटिफिक है तो अच्छा है, इसीलिए स्कोरिंग है। और ये बात आपको जो उसकी बेस्ट पार्ट है वो आपको उसके वर्स्ट पार्ट की तरह बताई जाती है, इसलिए कई लोग हिचकते हैं यहाँ पे आने में। और जो आ जाते हैं, जिनको ये चीज पता चल जाती है, वो रैंक्स को लेके जा रहे हैं। इतना ज्यादा सक्सेस रेट जो है वो उसको उसी वजह से आ रहा है, कुछ सेलेक्टेड लोग जो यहाँ पे आ पा रहे हैं, इस चीज को समझ पा रहे हैं। बाकियों को दुनिया क्या कर रही है कि उनको मौका ना मिले, उनको इस बेहतरीन ऑप्शनल का चुनाव करके उनकी रैंक ना आ जाए, सिलेक्शन की जो टकरार है उसमें आपका कंपटीशन कम हो जाए, इसीलिए एक सिंक्रोनाइज्ड वे में, एक प्लान्ड वे में उनको इस ऑप्शन से दूर रखा जाता है, ऐसी भ्रांतियों को बता करके कि यहाँ पे साइंटिफिसिटी है। आप बताइए डार्विन की थ्योरी में आपको क्या मुश्किल दिखेगा? आप सबने बचपन में पढ़ी, बहुत सिंपल सी बात है। लेमार्क की थ्योरी में क्या मुश्किल है? डोलोज लॉज हैं, या फिर आपको एलेंस लॉ देखने को मिल रहा है ना? इरिवर्सिबिलिटी ऑफ इवोल्यूशन, सिंपल सा एक लॉ है, यानी कि इवोल्यूशन जो होता है एक सिंगल लाइन में चल रहा होता है और वो इरिवर्सिबल नहीं होता, यानी एक बार जो चेंजेस आ गए वो परमानेंट है। आप के एंसेस्टर्स 4 पैर पे थे, आप 2 पैर पे आ गए, तो ऐसा नहीं है कि आप कभी वापस से 4 पैर पे चले जाओगे, यानी कि इवोल्यूशन बैक वे में काम नहीं कर रहा होता है, रिवर्स ऑर्डर में नहीं काम कर रहा होता है। जैसे गाड़ी पीछे चलती है रिवर्स ऑर्डर में, वैसे इवोल्यूशन कभी पीछे नहीं जाता है, इवोल्यूशन ग्रेजुअल प्रोग्रेशन है, आगे ही बढ़ता जाता है। तो ये सिंपल लॉज आपको देखने को मिलती है। देन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्राइमेट, ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट लगता है कई सारे लोग को, वेदर दे आर कमिंग फ्रॉम ह्यूमैनिटीज और दे आर कमिंग फ्रॉम सम अदर बैकग्राउंड। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहां पे आपको देखने को मिलता है, समझने को मिलता है, जानने का मौका मिलता है कि हम किस तरीके से इवॉल्व होके आज स्टेज पे आए हैं। हमारे ब्रेन का एनलार्जमेंट, हम कैसे आग को डिस्कवर कर पाए, आग को बना पा रहे हैं, क्या चेंजेस रहेंगे जिसकी वजह से ये सारे चेंजेस आए हैं, बॉडी में क्या चेंजेस होंगे जिनकी वजह से कल्चरल चेंजेस आए, हम टूल को कैसे बनाने लगे, हम 2 पैरों पे कैसे चलने लगे, और हम अपने एंसेस्टर से किस तरीके से, या फिर बाकी प्राइमेट के जो मेंबर्स हैं, जो मंकीज हैं, लीमुर्स हैं, टार्शियर्स हैं, है ना, इन सब से, लॉरिस है, इन सब से किस तरीके से हम अलग हैं, एप से हम किस तरीके से अलग हैं। तो स्केलेटल लेवल पे सारी चीजों को आप बहुत बेहतरीन तरीके से आप समझते हो, पढ़ते हो, और काफी ज्यादा ये इंटरेस्टिंग हो जाता है। सो दिस वाज अबाउट 1.5। आफ्टर दैट यू सी फाइलोजेनेटिक स्टेटस एंड कैरेक्टरिस्टिक, यानी कि अब आप प्राइमेट्स को हटा करके हमारे जो नियरेस्ट एंसेस्टर्स हैं, चाहे वो होमो ग्रुप के रहे हो, आपको जीनस और स्पीशीज का कॉन्सेप्ट पता होगा, आपको पता है कि हमको साइंटिफिक टर्म में क्या कहा जाता है। अगर आप क्लासिफिकेशन के टर्म में देखो, टेक्सोनॉमी के टर्म पे देखो, तो ह्यूमंस बीइंग आर कॉल्ड एज होमो सेपियंस। अब इस होमो सेपियंस में से होमो जो है दैट इज आवर जीनस, एंड सेपियंस क्या है, हमारा स्पीशीज है। तो वैसे ही कई सारे जीनस और कई सारे स्पीशीज आए, और उसके बाद हम इस प्रेजेंट फॉर्म में यहाँ पे आए हैं। हमसे पहले एक जीनस हुआ करता था जिसका नाम था ऑस्ट्रेलोपैथिकस, सैलेंथ्रोपस उससे पहले आपको देखने को मिल रहा है, उसके बाद ओरोरिन आपको देखने को मिल रहा है। तो कई सारे जीनस आते गए, आर्डिपिथिकस आपको देखने को मिल रहा है ना। तो कई सारे स्टेजेस आते गए। इवन हमारे अपने जीनस में कई सारे हमारे एंसेस्टर्स रहे हैं, जैसे होमोजीनस में इरेक्टस, एरगेस्टर, ये दोनों आपको देखने को मिलते हैं। उससे भी पहले आपको हैबिलस देखने को मिलता था, हैंडीमैन आपने नाम सुना होगा, ठीक है। और बाद के फेसेस में आपको रोडेशियन मैन, नियंडरथेल, हाइडेलबर्गेंसिस, कई सारे इस तरीके के आपको इवोल्यूशन के स्टेज में देखने को मिले, जो एविडेंस के तौर पे हम स्केलेटन एनालिसिस करते हैं तो हमें पता चलता है। तो अफ्रीका में किनके एंसेस्टर्स मिले, वहां पे हमारे कौन एंसेस्टर थे, और एशिया में कौन मिले, यूरोप में कौन मिले, और इनका हम अपने मॉडर्न ह्यूमन सेपियंस के साथ एक रिलेशन देख रहे होते हैं। उनकी क्या जो एविडेंसेस मिले उसको हम एनालाइज करते हैं फाइलोजेनेटिक लेवल पे, उनके हेड कैसे थे, नोज कैसी थी, अलग अलग बॉडी के फीचर्स कैसे थे। बहुत ही ज्यादा अगेन इंटरेस्टिंग हो जाता है सारी चीज को जानना। ये क्वेश्चन सबके दिमाग में होता है कि ह्यूमंस कहाँ से ओरिजिन हुए। एक बड़ी थ्योरी आउट ऑफ अफ्रीका मॉडल होती है, कई जगह आउट ऑफ एशिया मॉडल चल रहा होता है। कुछ लोग कह रहे हैं कि मल्टी रीजनल हाइपोथेसिस प्रेजेंट सबसे एक्सेप्टेड थ्योरी है। तो इन सबको आपको जानने का मौका मिलता है बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में। नेक्स्ट ये यूनिट है 1.5 वाली, आपकी 1.7 है सॉरी, द बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, है ना। ये कुछ भूले बिसरे जैसे गीत होते हैं ना, सारे गामा कहता है ना, सारे गामा का जो आई थिंक वो जो भी आता है जूक बॉक्स है या जो भी उनका रेडियो है, जो भी होता है, FM आई थिंक, आई एम नॉट श्योर। तो वो कहता है ना अपना कि इस तोहफे में है बहुत सारे पुरानी यादें और कई सारे गीत गाने, कुछ ऐसा बताता है अपने टैगलाइन में। तो उसी तरीके से ये जो यूनिट है आपको आपके बचपन के कॉन्सेप्ट याद दिलाने के लिए, इसमें से क्वेश्चंस हार्डली बनते हैं। आप पूरा सिलेबस उठा के देखोगे, इसमें से आपको क्वेश्चन हार्डली मिलेंगे पिछले 10-15 सालों में, है ना।
फिर भी ये आपको एक याद दिलाने के लिए है, जो चीजों को आप बचपन में पढ़े हो आप शायद भूल गए होगे, और क्योंकि जो आप चीज यहाँ पे पढ़ने वाले हो वो वहां पे हो सकता है थोड़ी आपको अंडरस्टैंडिंग की जरूरत पड़े, इसीलिए यूपीएससी के सिलेबस में यूनिट आपको देखने को मिल रही है। सेल्स क्या होती है, कोशिकाएं क्या है, डीएनए क्या है ना, क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, सब आपने बचपन में पढ़ा हुआ है, और वो चीज आप वापस से पढ़ लेते हो एक बार फिर से याद करने के लिए, और क्वेश्चन इसमें से वैसे भी नहीं आते हैं, ठीक है। तो इसमें इससे अगर किसी को डर भी लगता है तो उसको घबराने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चंस 95% चांसेस है कि नहीं इसमें से आएंगे, है ना। नेक्स्ट आपको देखने को मिल रहा होता है, जो हमने बात कही थी, आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी का पार्ट यहां से स्टार्ट हो जाता है, और आपको दुनिया भर में जो अलग अलग सीक्वेंसेस रहे हैं, आपको पता है स्टोन एज, ब्रॉन्ज एज, आयरन एज रही है, उसके अंदर भी स्टोन एज के अंदर भी, स्टोन एज को क्या बोला जाता है, आप लिथिक एज की तरफ पे देखते हो, और वो भी अलग अलग भागों में बटी हुई है, पेलियोलिथिक, मीजोलिथिक, नियोलिथिक, ओल्ड स्टोन एज, मिडिल स्टोन एज एंड अपर स्टोन एज, या फिर न्यूअर लेटर स्टोन एज जिसको आप कहते हो, ठीक है। कैल्कोलिथिक या चैल्कोलिथिक पीरियड जिसको आप कहते हो, कॉपर का यूज हो रहा है, आयरन कल्चर आपका आ रहा है ना। वो सारे कल्चर को आप ग्लोबली पढ़ रहे होते हो, समझ रहे होते हो, जो हिस्ट्री में भी आप आर्कियोलॉजी के अंदर में जिन चीजों को जानते समझते पढ़ते हो। एंड आफ्टर दैट आप डेटिंग के प्रिंसिपल को सीखते हो। आप रिसेंटली मेड अ वीडियो, एम्बर एंड एम्बर की सीरीज कर रहे हैं, एम्बर एंड एम्बर को एक क्रूशियल बुक माना जाता है एंथ्रोपोलॉजी के वर्ल्ड में, उसके एक चैप्टर के अंदर में हमने इस पोर्शन को डील इन किया है, जहां पे आपको समझाया गया है कि डेटिंग स्पेसिफिकली कार्बन 14 जो C14 डेटिंग है वो कैसे काम करती है, तो आप उसको वहां पे देख और समझ सकते हो। ये पोर्शन जब आपका आर्कियोलॉजी का थोड़ा सा खत्म होता है, 2 यूनिट्स हैं यहाँ पे, ये दोनों जैसे ही खत्म होती हैं, देन आपका सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी आ जाता है, जहां पे आप सोसाइटी और कल्चर क्या होती है, उसके कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं वो समझ रहे होते हो बहुत ही ल्यूसिड फॉर्म में। और खास करके हम इसको इतना इंटरेस्टिंग बनाते हैं, चाहे वो हैरी पॉटर का एग्जाम्पल हो, चाहे वो तारक मेहता का उल्टा चश्मा का एग्जाम्पल हो, बॉलीवुड फिल्म्स का एग्जाम्पल हो, कॉन्सेप्ट आपके ब्रेन में इंजीनियर कर दिया जाता है, क्योंकि ये सारे कॉन्सेप्ट आपको पूरे सिलेबस में हेल्प करने वाले हैं। और इसको कई लोग इग्नोर करते हैं कि सिंपल सी चीज है, रट के चले जाओ। आई हैव सीन, अगर मैंने 12 इंस्टीट्यूट्स को देखा है तो उसमें से 10 इंस्टीट्यूट्स ऐसे होंगे जो इस तरीके से पर्टिकुलर बहुत ही इजी समझ के उसको हटा देते हैं, पर वहां पे कंसेप्चुअल क्लैरिटी का पूरी तरीके से डैमेज हो जाता है और बाद में चीजें दिक्कत कर रही होती है। तो हम इसको इतना इंटरेस्टिंग बनाते हैं कि यू विल एंजॉय लर्निंग दिस पर्टिकुलर पोर्शन। आई हैव आल्सो शेयर्ड सम पीपीटीज, है ना, पीपीटीज जो यूज करते हैं क्लास में, आप देखिए आपको अंदाजा लग जाएगा कितनी इंटरेक्टिव वे में हम उस चीज को वहां पे कंडक्ट कर रहे होते हैं। टेलीग्राम का हमारा जो ग्रुप है एंथ्रोपोलॉजी डिकोडेड बाय उत्कर्ष सिंह, आपको उसमें वो पीडीएफ्स मिल जाएंगी, ठीक है। अगेन सोशल और कल्चर को आप पढ़ते हो, सोसाइटी कल्चर को पढ़ते हो, तो ह्यूमन के सोसाइटी कल्चर में क्या इंस्टीट्यूशंस आपको देखने को मिलते हैं, क्या चीजें देखने को मिली है, लोग हैं और लोग ग्रुप्स बना रहे हैं, लोगों की शादियां हो रही है, तो मैरिज को आप पढ़ोगे किस तरीके से। आप अगर हिंदू सिस्टम के अंदर में देखते हो तो क्या मैरिज के टाइप्स आपको पता है, ब्रह्म विवाह होता है, प्रजापत्य विवाह होता है, अर्श विवाह होता है ना, गंधर्व विवाह यानी कि लव मैरिज जिसको आप कहते हो, वो आपको एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट में देखने को मिल जाता है, स्मृतिज में देखने को मिल जाता है। आफ्टर गंधर्व विवाह यू सी पैशाच राक्षस विवाह, है ना, असुर विवाह जिसको आप कहते हो। तो अलग अलग 8 फॉर्म्स ऑफ मैरिजेस ट्रेडिशनल टेक्स्ट में आपको देखने को मिलता है, पर इसको जस्ट आप डिफरेंशिएट करके देख रहे हो तो जो हमारे ट्राइबल काउंटर पार्ट्स के में मैरिज हो रही है। मैरिज ट्राइबल काउंटर पार्ट्स में कौन सी हो रही है, बहुत सारी मैरिजेस, मैरिज बाय ट्रायल है, मैरिज बाय प्रोबेशन है, मैरिज बाय कैप्चर है, उठा ले जाने की टेंडेंसी ब्राइड को, है ना। तो वो सब आप पढ़ रहे होते हो कि ट्राइबल्स के बीच में, और बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है कि उनके बीच में उनके कल्चर में किस तरीके से शादियां होती हैं। शादी के पूरे इंस्टीट्यूशन को आप समझ रहे होते हो, क्या उसकी जरूरत है, क्यों होती है, कहां से उसका ओरिजिन हुआ होगा शादी का, है ना। अलग अलग रूल्स जो होते हैं आपके, गोत्र को लेके जो रूल्स होते हैं, प्रवर को लेके, सपिंड को लेके, आपका इंसेस्ट टैबू होता है कि आपस में कजन या ब्रदर सिस्टर मैरिज क्यों नहीं करते हैं, उसका ओरिजिन कैसे हुआ होगा, कब हुआ होगा, ये सारी इंटरेस्टिंग चीजों को आपको वहां पे जानने को मिल रहा होता है। अलग अलग टाइप्स ऑफ मैरिज देखने को मिल रहा होता है, कई लोग सिंगल मैरिज करते हैं, मोनोगैमी, कई लोग बहुत सारे लोगों से करते हैं, तो उसका नेचर क्या है, डेवलपमेंट क्या है, वो सारी चीज को आप जान रहे होते हैं। अलॉन्ग विद रीसेंट डेवलपमेंट लाइक LGBT मूवमेंट एंड सेम सेक्स मैरिज, वो कहां से आया, उसके पीछे का नेचर क्या है, वो सारी चीजों को भी आप इस यूनिट में पढ़ते हो। सिमिलरली आप फैमिली को भी उसी तरीके से एनालाइज करते हो, किनशिप यानी रिश्तेदारी, नातेदारी, उसको समझते हो। इकोनॉमिक और पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर आपका फोकस होता है सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी में, जहां पे आप देखते हो, कंट्रास्ट करते हो। मॉडर्न इकोनॉमी तो आपको पता है, मॉडर्न पॉलिटिकल सिस्टम आपको पता है ना, किन प्रिंसिपल्स पर काम करता है, पर बहुत इंटरेस्टिंग होता है कि क्या होता था तब जब ये सारी चीजें एग्जिस्ट नहीं करती थी। बार्टर का जो समय होता था उससे भी पहले आपको क्या देखने को मिलता था, और आपको प्रिमिटिव समाज में किस तरीके से ट्रेड, एक्सचेंज और इकोनॉमी
काम करते हुए देखने को मिलती है और उनके बीच में पॉलिटी किस तरीके से काम करती है, यानी कि ट्राइबल काउंटर पार्ट्स में राजनीति किस तरीके से काम हो रही है। बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग अगेन ये यूनिट भी आपको देखने को मिलती है। देन रिलीजन, वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट टॉपिक ऑफ द एस्पिरेंट्स, काफी इसमें से हेल्प मिलती है लोगों को, है ना, एसेज के पार्ट में, एथिक्स के पार्ट में और भी कई जगहों पे। तो रिलीजन का अस्तित्व क्या है, रिलीजन आया कहां से, क्या फंक्शन को प्ले करता है, अलग अलग तरीके के रिलीजन कंपेयर करते हो आप, वो सारी चीजें आपको इस पर्टिकुलर यूनिट में देखने को मिल जाती है। जादू, मैजिक किस तरीके से आया, मैजिक साइंस को कैसे जन्म दे रहा है, या फिर क्या सिमिलैरिटीज देखने को मिल रही है आपको दोनों के बीच में, है ना, तो उन सारी बातों को आप पढ़ते हो। प्रैक्टिशनर्स को जानते हो, यानी विचेस, सॉर्सरर्स जो होते हैं, जो ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, जो जादू को कर रहे हैं, ठीक है, शमन्स या फिर ओझा जो आपको देखने को मिलते हैं रूरल इंडिया में या ट्राइबल इंडिया में, उनके बारे में आप पढ़ते हो, वो किस तरीके से प्रैक्टिसेस को करते हैं उसको जानते हो, है ना। और अगला उसके बाद आपकी एक यूनिट आती है थ्योरीज, पूरी 6 यूनिट है, कहने को तो एक यूनिट है पर टाइम लेती है एटलीस्ट 15 to 20 डेज का। एंथ्रोपोलॉजिकल थ्योरीज, थ्योरीज में क्या होता है, थ्योरीज वाला पार्ट जो है आपका, आपको एंथ्रोपोलॉजी में जो अलग अलग स्कॉलर्स आए उनके आइडियाज से इंट्रोड्यूस करवा रही होती है ना। सो दैट इज ऑल्सो वेरी सिग्निफिकेंट पोर्शन इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक। नेक्स्ट आप देख रहे होते हो जो आपका कल्चर और कम्युनिकेशन की एक यूनिट है। इंसान, देखिए कम्युनिकेट तो सारे के सारे, कई सारे जानवर करते होंगे, कई सारे ऑर्गेनिजम्स करते हैं, ठीक है, कम्युनिकेशन सबके बीच में हो सकता है, बहुत सारे ग्रुप्स के बीच में हो सकता है, पर लैंग्वेज इज की फीचर ऑफ ह्यूमन बींग्स। लैंग्वेज के थ्रू जो कम्युनिकेशन होता है वो सिर्फ हमारी विशेषता है। तो लैंग्वेज ये आई कहां से, लैंग्वेज बनी कैसे, लैंग्वेज का ओरिजिन क्या है, और हम लोग किस तरीके से लैंग्वेज को इस्तेमाल कर पाते हैं, लैंग्वेज के पीछे क्या स्ट्रक्चरल चीजें होती है, कैसे आपको देखने को मिल रहा है कि कोर्ट में एक अलग भाषा का इस्तेमाल हो रहा है, आप अपने दोस्तों के साथ अलग भाषा में बात कर रहे हो, अपने पेरेंट्स के साथ, अपने टीचर्स के साथ, अलग अलग जगहों पे, अलग अलग वक्त में, एज, सेक्स या फिर स्टेटस के हिसाब से आपकी भाषा, आपके शब्द, आपके बोलने का तरीका बदल जाता है। अपने दोस्तों के साथ आप बहुत कैजुअली में कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते होंगे जो आप दूसरी जगहों पर किसी फॉर्मल स्पेस पर नहीं कर सकते, ठीक है। तो वो सारी चीजों के पीछे क्या साइको एनालिसिस होता है, क्या लिंग्विस्टिक बेसिस होता है, उन सारी चीजों को आप यहाँ पे पढ़ रहे होते हो उस पर्टिकुलर यूनिट में। देन कम्स योर यूनिट 8। हर एक डिसिप्लिन में आगे उसको बढ़ाने के लिए, नई नॉलेज को लाने के लिए, पुरानी नॉलेज को रिप्लेस करने के लिए या उसको सपोर्ट करने के लिए आपको रिसर्च की जरूरत होती है। और रिसर्च इज अ वेरी इंग्रेडिएंट, मतलब की सेंट्रल पार्ट ऑफ एनी डिसिप्लिन दैट इज स्टेबल और ग्रोइंग। तो रिसर्च एंथ्रोपोलॉजी की बहुत अलग होती है दूसरे डिसिप्लिन से। यहां पे आप ट्राइबल्स के बीच में जाकर के भी पढ़ाई कर रहे होते हो, आर्कियोलॉजी की एनालिसिस भी कर रहे होते हो, और एक कंपनी के एसी के कमरे में बैठ के भी रिसर्च को कर रहे होते हो। तो मल्टीपल फॉर्म ऑफ यहाँ पे रिसर्चेस आपको देखने को मिल रही होती है, और उन सारी रिसर्चेस के बारे में आप पढ़ रहे होते हो कि किस तरीके से वो की जाती है। देन अगेन आपका फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी का जो पोर्शन है, बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी, वो कंटिन्यू होता है। इवोल्यूशन वगैरह पे आपने छोड़ा था, प्राइमेट पे आपने छोड़ा था, और यहां आप जेनेटिक्स से उसको वापस रिज्यूम करते हो। 10वीं 11वीं में थे हम, तो हमने साइंस की किताबों में कुछ क्रोमोसोमल डिसऑर्डर पढ़े थे। डाउन सिंड्रोम पढ़ा था हमने, एडवर्ड सिंड्रोम पढ़ा था, क्लेनफेंटर सिंड्रोम पढ़ा था, है ना। तो इन सारी चीजों को आप एक बार वापस से देख रहे होते हो, कुछ और एक दो चीजों को एक्स्ट्रा पे पढ़ रहे हो। बहुत सिंपल होती है, आपको इनका कॉन्सेप्ट समझना होता है, डिसऑर्डर कैसे होता है वो समझना होता है, किस नंबर के क्रोमोसोम पे होता है वो, किसके बीच में इसका लाइक्लीहुड ज्यादा है। अगेन वेरी सिंपल थिंग, यहाँ पे कोई आपको न्यूमेरिकल नहीं लगाना है, कोई डेरिवेशन नहीं आपको करनी है, कोई केमिकल इक्विलिब्रियम आपको एस्टैब्लिश नहीं करना है। देन कम्स योर नेक्स्ट यूनिट दैट इज 9.2, मेंडेलियन जेनेटिक्स और मैन की फैमिली की स्टडी होती है। इसमें आप फैमिली स्टडी में ये देख रहे होते हो, कई सारे एक्सपेरिमेंट ऐसे हुए हैं आपको देखने को मिल रहे हैं, जहां पे आप अलग अलग चीजों को, इनहेरिटेंस का पैटर्न क्या होता है, कोई डिजीज किस तरीके से ट्रांसफर होती है, या फिर कुछ ऐसे जीन्स होते हैं जो लीदल होते हैं, जिनकी एग्जिस्टेंस से इंडिविजुअल हार्म हो सकता है, वो सारी चीजें आप इस पर्टिकुलर यूनिट में पढ़ोगे, है ना। जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलेगा, है ना। ये सारी चीजें, जेनेटिक लोड आपको पढ़ने को मिलेगा, यानी डेलीटेरियस जीन्स की फ्रीक्वेंसी कितनी ज्यादा है किसी भी पॉपुलेशन में या इंडिविजुअल के बीच में। डेलीटेरियस जीन्स का क्या मतलब होता है, जो हार्मफुल, डैमेजिंग हो, है ना, लीदल जीन्स जो होते हैं। देन अगेन आप क्रोमोसोमल अबरेशंस को पढ़ोगे, जो हमने जस्ट अभी यहाँ पे बात की, डाउन सिंड्रोम की बात की, क्लेनफेंटर सिंड्रोम की बात की, पटाउ सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, सिंपल चीजें हैं और यहाँ पे बहुत आसानी से आप इसको पढ़ लेते हो। देन एक पोर्शन जो आपको कई सारे यूपीएससी के पेपर में काम करेगा, रेसिज्म के और रेस के कॉन्सेप्ट को समझना, कि रेस के कॉन्सेप्ट का ओरिजिन, उसका अंडरलाइंग प्रिंसिपल या उसका बिलीफ क्या है, और रेसेस कैसे बनती हैं। जो हम बात करते हैं कि दुनिया में 3 मेजर रेसेस हैं, कॉकोसॉइड, मंगोलॉइड,
एंड नीग्रोइड, उनका फॉर्मेशन कैसे होता है, लोगों के कॉम्प्लेक्शन में अंतर कैसे, लोगों के हेयर स्टाइल में, बॉडी टाइप में, हेड के टाइप में, नोज के शेप, ईयर का शेप, इन सब में डिफरेंसेस कैसे आते हैं, इन सारी चीजों को पढ़े और रेसिज्म एज अ जो फिनोमेना है उसको भी आप यहाँ पे एनालाइज कर रहे होते हो। ठीक है, देन अगेन आपके कुछ यूनिट्स आते हैं जहां पे आपको एज सेक्स मार्कर देखने होते हैं कि कैसे एक पॉपुलेशन में एज सेक्स के बेसिस पे वेरिएशंस आ रहे हैं, किस तरीके से आप उसको मार्क करते हो, ब्लड ग्रुप पे लेवल पे और भी कई सारी चीजों के बेसिस पे। 9.7 जो कि आपकी यूनिट है वहां पे आप इकोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी, इकोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी भी आपको कई सारी जगहों पे हेल्प करने वाली है, कई सारे यूपीएससी का अगर पेपर में, जीएस के पेपर में आपको हेल्प करेगी। ह्यूमन और नेचर का इंटरेक्शन, ह्यूमन इन्वायरमेंट या इकोलॉजी का आपको इंटरेक्शन पढ़ने को मिलता है। एडजस्टमेंट, एक्लामेटाइजेशन किस तरीके से होता है वो आपको देखने को मिलता है। आप अक्सर कहीं अगर घूमने जाते हो, कहीं हाई पीक पे जाते हो, है ना, सिक्किम में एक जगह है गुरुडोंगमर, बहुत हाइट पे है, और उतने हाई अल्टीट्यूड पे जाते हो तो आपकी बॉडी कुछ सर्टेन चेंजेस करती है ताकि आप वहां पे टिक सको, वरना हाइपोक्सिया की कंडीशन होगी, ऑक्सीजन की कमी होगी, आप अनकॉन्शियस हो गए और थोड़े समय में अगर असिस्टेंस नहीं मिली, आपको ले जाए नहीं गया तो आपकी डेथ भी हो सकती है। तो बॉडी आपको टेम्पररली वहां पे एक एडजस्टमेंट प्रोवाइड करती है ना, आपकी सर्वाइवल के चांसेस को वहां पे बढ़ा रही होती है, बूस्ट कर रही होती है, ऑगमेंट कर रही होती है। तो वो चीज आपको देखने को मिलेगी इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर में, इकोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी के। नेक्स्ट आपका एपिडेमियोलॉजिकल है, खासकर कोविड के बाद ये यूनिट बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट हो चुकी है। डिजीज कॉजिंग फैक्टर्स क्या होते हैं और डिजीज का स्प्रेड किस तरीके से होता है वो सब आप यहां पे पढ़ते हो। डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन डिफिशियंसी डिजीज लाइक क्वाशियोकर, मेरस्मस, इन सबको आप यहां पे पढ़ते हो, न्यूट्रिशनल लेवल पे जो डिफिशियंसीज होती हैं। ठीक है, तो ये पार्ट आप देखते हो फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी के अंदर में आ रहा है, एंड इट कंटिन्यूज जो आपका ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड जेरेंटोलॉजी वाला पोर्शन, ह्यूमन किस तरीके से ग्रो करता है, अलग अलग स्टेजेस है, एक सिंगल सेल्ड स्टेज से लेकर के कितना बड़ा इंसान 6 फीट का 7 फीट का बन जा रहा है, वो कैसे हो रहा है, इतनी कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस, इतना ग्रोथ किस तरीके से हो रहा है, अलग अलग लेवल पे क्या क्या चेंजेस आते हैं, और जेरेंटोलॉजी के कुछ प्रिंसिपल्स, यानी कि आप एज करते हो तो कैसे करते हो और क्यों करते हो, एजिंग होती है ना, आप बूढ़े होते हो तो क्या आप उस बुढ़ापे को रोक सकते हो या नहीं रोक सकते हो, वो सारी बातें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। देन मेनार्क मेनोपॉज का क्या रेलिवेंस है पॉपुलेशन स्टडी में, या फिर डेमोग्राफिक प्रिंसिपल को आप किस तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हो, ये सारी बातें आपकी 11.1 और 11.2 में हो रही होती है। 11.3 पे अगेन आप कुछ ऐसे फैक्टर्स को देखते हो, कुछ इकोलॉजिकल या सोशल फैक्टर्स को देखते हो जो फेकेंडिटी और फर्टिलिटी को सोसाइटी में बूस्ट करते हैं या फिर उसको डिमिनिश करते हैं, उसमें चेंज लाते हैं। अब फर्टिलिटी को बूस्ट करेंगे तो जाहिर सी बात है पॉपुलेशन भी बूम करेगी, उसको नेगेटिव वे में अगर इन्फ्लुएंस करेंगे तो पॉपुलेशन भी श्रिंक करेगी, है ना, तो वो सारे फैक्टर्स को आप पढ़ते हो। देन ये पर्टिकुलर यूनिट आ जाती है, यहाँ पे आप एंथ्रोपोलॉजी की जितनी भी चीजों को पढ़ रहे हो थ्योरेटिकली, उसको आप अप्लाई कैसे करते हो, यूज कैसे करते हो, कहां कहां पे वो प्रैक्टिकली हेल्पफुल होती है, वो सारी बातें इस पर्टिकुलर पोर्शन में आपको देखने को मिलती है। और जस्ट इसके बाद आपका पेपर 2 शुरू हो जाता है, 250 नंबर का एक और पेपर, जो कि हमने बताया कि यहाँ पे इंडियन आर्कियोलॉजी, इंडियन एंथ्रोपोलॉजी एंड ट्राइबल एंथ्रोपोलॉजी। अब इस पूरे पोर्शन में आप देख रहे हो क्या 1.1 जो पेपर 2 का है, इवोल्यूशन ऑफ इंडियन कल्चर एंड सिविलाइजेशन, इंडिया के कल्चर का विकास किस तरीके से हुआ, पेलोलिथिक दुनिया में थी, नियोलिथिक दुनिया में थी, तो इंडिया में भी थी, है ना। मेहरगढ़ की आपको साइट देखने को मिल रही है, और वहां पे इतने सारे आपको एविडेंसेस देखने को मिलेंगे कि आप चौंक जाओगे कि क्या क्या चीजें वहां पे हो रही है। जमीन के अंदर लोग रह रहे हैं, ड्वेलिंग्स बना रहे हैं, ठीक है। आपको देखने को मिलेगा बुर्जहोम करके एक साइट कश्मीर में है, वहां पे कई चौंकाने वाले एविडेंसेस देखने को मिल रहे हैं। राखीगढ़ी जो हरियाणा में एक साइट है, जो कि अब माना जाता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की सबसे बड़ी साइट है एरिया वाइज, वहां पे आपको एविडेंसेस देखने को मिल रहे हैं। ये सब तो बाद के एविडेंसेस हैं, नियोलिथिक और कैल्कोलिथिक पीरियड के जो एविडेंसेस आपको देखने को मिल रहे हैं, पर इससे भी बहुत पहले पेलोलिथिक पीरियड में, या फिर आप बात करते हो मीजोलिथिक पीरियड में, क्या अलग अलग साइट्स पे ऑक्यूपेशन था इंडिया में, कौन कौन सी जगहों पे कौन कौन सी पॉपुलेशन थी, क्या टूल्स को यूज कर रहे थे, और किस चीजों का वहां पे वो एक इन्वेंटिव वे में इंटरेक्शन कर रहे थे, है ना। कोलडीवा नाम की एक जगह आपको बेलन वैली के पास देखने को मिलती है, इलाहाबाद का जो रीजन है, वहां पे आपको देखने को मिलेगा कि अर्लीस्ट एविडेंसेस ऑफ राइस में से एक चाइना और इंडिया के पास कहा जाता है। तो वहां पे एक साइट है जो इंडिया में राइस के कल्टीवेशन के एविडेंसेस को 7000 साल तक पीछे खींच रही होती है, ठीक है। एक और साइट आपको देखने को मिल रही थी सिमिलरली लाहुरा देवा करके, संत कबीर नगर बस्ती का जो इलाका उत्तर प्रदेश का है, गोरखपुर का जो पूरा बेल्ट है जहां से यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आते हैं, वहां पे कई ऐसे चौंकाने वाले एविडेंसेस आपको देखने को मिल रहे हैं। तो इन सारी चीजों को क्रोनोलॉजिकली आप पढ़ रहे होते हो कि किस तरीके से किस सीक्वेंस में कल्चरल चेंज हुआ है
टू इंडस वैली सिविलाइजेशन तक आप पढ़ते हो। इवन आफ्टर दैट कई सारी चीजों को, मेगालिथिक स्ट्रक्चर्स को आप पढ़ते हो, बड़े बड़े स्टोन्स आप देखते हो इरेक्ट किए होते हैं कई सारे ट्राइब्स में, खासकर नॉर्थ ईस्ट और साउथ इंडिया में। उसके मायने क्या है, उसके मतलब क्या है, उसके पीछे बिलीव्स क्या है, उन सब चीज को आप इस यूनिट में पढ़ोगे। देन आप पेलियो एंथ्रोपोलॉजिकल एविडेंसेस, यानी कि इंडिया में जो आपको एविडेंसेस मिले हैं अलग अलग फॉसिल्स के, कम एविडेंसेस आपको मिलते हैं पर जो मिले हैं वो भी काफी सिग्निफिकेंट है, उसकी आप इस यूनिट में स्टडी करते हो। लाइक रमापिथिकस, ब्रह्मापिथिकस, शिवापिथिकस, ये सारे फॉसिल्स को आप स्टडी करते हो, इनके फीचर्स को पढ़ते हो, ठीक है। देन यू कम टू 1.3 एथनो आर्कियोलॉजी। एथनो आर्कियोलॉजी बहुत ही एक इंटरप्रिटेटिव वे में आर्कियोलॉजी को और एथनोग्राफिक डाटा को यूनाइट कर रही होती है, यानी कि पास्ट और प्रेजेंट को कंबाइन करके स्टडी करने की कोशिश कर रही होती है, जहां पे आप किसी भी पास्ट की एक्टिविटी का प्रेजेंट में ट्रेस ढूंढ रहे होते हो एक एथनोग्राफिक वर्क करके, जिसका आप आर्कियोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन निकालोगे, ठीक है। देन इज द डेमोग्राफिक प्रोफाइल ऑफ इंडिया, यानी इंडिया को आप मैप करोगे लिंग्विस्टिक बेसिस पे। मैप मतलब सही में उसका मानचित्र नहीं बनाओगे, आप देखोगे कौन कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है और उनकी लैंग्वेज की फैमिलीज क्या है, बेसिक लैंग्वेज फैमिलीज इन इंडिया, बेसिक रेसेस, मेजर रेसेस दैट आर फाउंड इन इंडिया, इन सारी चीजों को आप यहाँ पे पढ़ रहे होते हो, ठीक है। इकोनॉमिक क्लासिफिकेशन करोगे, रेशियल क्लासिफिकेशन करोगे, अलग अलग वे में इंडिया की पॉपुलेशन को क्लासिफाई करोगे, लिंग्विस्टिक क्लासिफिकेशन करोगे। और ये चीज आपको आर्ट एंड कल्चर में भी देखने को मिल जाती है, रेशियल एंड लिंग्विस्टिक क्लासिफिकेशन वाला जो पार्ट है वहां पे भी आपकी हेल्प कर देती है। यहाँ पे आप थोड़ा बढ़िया इंटरेस्टिंग वे में डिटेल में पढ़ोगे, तो जाहिर सी बात है इसको पढ़ लिया तो वहां पे आपको वैसे भी आपके लिए हलवा हो जाएगी वो चीज। नेक्स्ट आपके लिए 3.1 की जो यूनिट है दैट इज एक जो हमने बात की थी कि आपको रिना रीबर्थ का, इन सारी चीजों के, यानी कि जो वर्णाश्रम धर्म है, अलग अलग वर्णास की बात है, पुरुषार्थ जो है ना, इन सारे कॉन्सेप्ट को आप 3.1 में पढ़ लेते हो। इंडिया का फिलोसफिकल अंडरटोन क्या है वो आप जानते हो। देन एक और फीचर जो इंडियन सोसाइटी में है, भले उसके पक्ष में आप बात करो या फिर उसके अगेंस्ट बात करो, है ना, पर वो एक सत्य है इंडियन सोसाइटी का, दैट इज कास्ट सिस्टम। कास्ट सिस्टम को आप पढ़ते हो। और इसके बाद एक पर्टिकुलर यूनिट आती है जो कि इंडियन एंथ्रोपोलॉजिस्ट एक है जिनका नाम है ललिता प्रसाद विद्यार्थी, बिहार स्कूल ऑफ एंथ्रोपोलॉजी या फिर गया स्कूल ऑफ एंथ्रोपोलॉजी जिसको आप कह सकते हो, वहां से बिलोंग करते हैं। इनके दो बहुत सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन है जिसके लिए देश दुनिया में इनको जाना जाता है। उन दो कॉन्सेप्ट को आप पढ़ते हो, पहला है सेक्रेड कॉम्प्लेक्स और दूसरा है नेचर मैन स्पिरिट कॉम्प्लेक्स। इन्वायरमेंट और इंसान के बीच में इंटरेक्शन को बता रहे होते हैं और किस तरीके से डेवलपमेंट की अप्रोच आपकी पीपल सेंट्रिक होनी चाहिए, लोगों के बिलीफ को वहां पे देखना चाहिए, उस तरीके से डिजाइन करना चाहिए आपको, उस बारे में यहां पे बात कर रही होती है। नेक्स्ट आपको पता है इंडिया में अलग अलग रिलीजन रहे हैं, अलग अलग माइग्रेशन आए हैं, कई सारे लोग बाहर से आए हैं, कई सारे धर्म रहे हैं, कई सारे पक्ष रहे हैं यहाँ पे, तो उनका क्या इंपैक्ट रहा है बेसिक इंडियन सोसाइटी के नेचर के ऊपर, वो आप इस पर्टिकुलर यूनिट में पढ़ते हो, दैट इज यूनिट 3.4, जहां पे इंपैक्ट ऑफ बुद्धिज्म, जैनिज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, इन सब का इंडियन सोसाइटी पे, भारतीय समाज पे क्या असर पड़ा है, आर्किटेक्चर के लेवल पे, आर्ट एंड कल्चर के लेवल पे, लैंग्वेज के लेवल पे, क्विजीन के लेवल पे, ठीक है, पॉलिटी के लेवल पे, इकोनॉमी के लेवल पे, सोशल लेवल पे, हर लेवल पे आप एनालाइज करते हो एक एक धर्म का क्या। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इस्लाम को उठाते हो तो आर्किटेक्चर देख रहे हो, बड़े बड़े आपको ग्रैंड मॉन्यूमेंट्स देखने को मिले, ग्रैंड आर्किटेक्चर आ गए, ठीक है, बड़े बड़े हॉल्स आपको देखने को मिल रहे हैं, इंट्रिकेट जाली वर्क आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है, पिएट्रा ड्यूरा टेक्निक आपको देखने को मिल रही है, चार बाग स्टाइल आपको देखने को मिल रही है, ठीक है, फाउंटेन्स जो है वो वहां पे आपको यूज होते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो कई सारे एलिमेंट्स को वहां पे लेके आई इस्लामिक आर्किटेक्चर जो था। इवन क्विजीन के फ्रंट पे आप देखते हो तो मुगलाई जो आपका जायका होता है, लैंग्वेज के फ्रंट पे आप देखते हो तो अरेबिक, पर्शियन और उसका जब फ्यूजन हो रहा है उनके एलिमेंट्स का इंडियन लैंग्वेजेस के साथ, तो आपको हिंदुस्तानी जो जबान है उसका ओरिजिन वहां पे देखने को मिल रहा है ना। तो ये इस्लाम का एक तरीके से एक इफेक्ट हुआ, और बाकी किस रिलीजन का क्या क्या इंपैक्ट है वो सब आप वहां पे पढ़ते हो। नेक्स्ट इंडियन सोसाइटी, गांधी जी की भाषा में भी आपको ग्राम स्वराज की बात करते थे, तो बेसिकली विलेज स्ट्रक्चर यहाँ पे देखने को मिलता है, जब तक कॉलोनियल एडवेंट नहीं है या फिर ट्रेडिशनल सिस्टम की अगर आप बात करते हो तो उसको आप पूरी तरीके से पढ़ोगे कि इंडिया का विलेज क्या था, किस तरीके से होता था, सिग्निफिकेंस उसका क्या होता है, क्या क्या स्टडीज हुई है उसके ऊपर। देन भाषाओं के ऊपर आप वापस से लौटते हो, इंडिया में जो लिंग्विस्टिक और रिलीजियस माइनॉरिटीज आपको देखने को मिल रही होती है, लैंग्वेज के लेवल पे और रिलीजन के लेवल पे कौन सी माइनॉरिटीज है, उन सबकी बातें आप करो तो उनके स्टेटस की यहाँ पे बात कर रहे होते हैं। 5.3 में आप अलग अलग प्रोसेसेस ऑफ चेंज को पढ़ रहे होते हो, सोशियो कल्चरल चेंज आ रहे हैं, आप देख रहे हो ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, KFC मैकडी कहां से आपको देखने को मिल रहा है, इवन नागालैंड के गांव तक, कोहिमा से 30-30 किलोमीटर दूर की जगहों पे आपको इस तरह के आउटलेट्स खुलते देखने को मिले। कोहिमा में इनफैक्ट आपको KFC और बाकी सारी चीजें देखने को मिल रही है, यानी कि एक समय जो जगहें अनकनेक्टेड थी वहां पे इस तरीके से ग्लोबलाइजेशन हुआ कि आपको ग्लोबल सर्विसेज गुड्स सबका एक्सचेंज देखने को मिला, इवन वैल्यूज का एक्सचेंज देखने को मिला।
तो मॉडर्नाइजेशन, अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये सारी चीजें किस तरीके से सोसाइटी के ऊपर अफेक्ट कर रही है, क्या इंपैक्ट है उनका, क्या चेंजेस ला रही है, वो आप इस पर्टिकुलर यूनिट में पढ़ते हो, दैट इज यूनिट 5.3। आंतरिक और बाह्य, इंटरनल, एक्सटर्नल या फिर इंडिजिनस और एक्सोजिनस प्रोसेसेस क्या है सोशल कल्चरल चेंज की, दैट यू आर गोइंग टू स्टडी इन दिस पर्टिकुलर यूनिट। आफ्टर दैट कम्स योर ट्राइबल एंथ्रोपोलॉजी पोर्शन, है ना। कई सारे लोग इसको इंडियन एंथ्रोपोलॉजी के साथ मिला के देखते हैं और उसको एक नाम देते हैं, दैट इज इंडियन एंथ्रोपोलॉजी। तो आप उस तरीके से भी देख सकते हो, पर हम इसको अलग करके देखते हैं, दैट इज ट्राइबल एंथ्रोपोलॉजी। यहां पे ये सारा जो पोर्शन आपको इस स्लाइड पे, इसके बाद और इसके इन दो स्लाइडों पे जो आपको देखने को मिल रहा है, वो किस चीज की बात कर रहा है। इंडिया में पहले तो आपको ट्राइब क्या होती है, शेड्यूल्ड ट्राइब क्या होती है और पीवीटीजी क्या होती है, इन तीनों के बीच में डिस्टिंक्शन क्या है, किसको ट्राइब माना जाता है, कैसे कोई ट्राइब शेड्यूल्ड ट्राइब बनती है, क्या प्रोविजंस होते हैं, क्या उसके राइट्स होते हैं, क्या सेफगार्ड्स होते हैं। अब ट्राइबल है तो उनका क्लासिफिकेशन करो, रेशियल क्लासिफिकेशन करते हो आप, ठीक है। देन यू सी कि उनकी प्रॉब्लम्स क्या है, इंडेप्टनेस है, कर्जदार हैं वो लोग, कई लोग देख रहे हो मनी लेंडर्स और मीडिएटर्स जाके उनकी जमीनों को हड़प रहे हैं, ठीक है, उनके अनएजुकेटेड होने का फायदा वो उठा रहे हैं। तो बहुत सारे आपको उनकी प्रॉब्लम्स देखने को मिलेगी, हाउसिंग, सैनिटेशन से लेकर के पॉवर्टी से लेकर के लैंडलेसनेस, इनडेप्टनेस, इन सारी प्रॉब्लम्स को पढ़ो। फॉरेस्ट पॉलिसी को आप उसके रिगार्ड में पढ़ रहे हो कि किस तरीके से फॉरेस्ट पॉलिसी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इवॉल्व होती रही और ट्राइबल से कैसे, जो उनको एक समय पे वनवासी कहा जाता था, फॉरेस्ट के ड्वेलर्स होते थे, नेचर वर्शिपर माने जाते हैं, उनसे उस ट्राइब से उनका फॉरेस्ट लैंड वहां पे छीना गया, इवन उनकी एंट्री को वहां पे मना किया गया। आप 1927 का एक्ट देखते हो, फॉरेस्ट एक्ट ब्रिटिश के समय में जो बना है, तो वहां पे आपको देखने को मिल रहा है ऐसे रेगुलेशंस लाए गए, आईपीसी सीआरपीसी के अंदर में ये प्रावधान किए गए, जिसके वजह से अगर वो ग्रेजिंग करते हुए भी पकड़े जाते थे तो उनकी कैटल्स को हड़प लिया जाता था और उनको पेनलाइज किया जाता था। तो वो सारे फॉरेस्ट चेंजेस पढ़ोगे। क्रिमिनल ट्राइब्स क्या होती है उनके बारे में आप जानोगे, पीवीटीजीज क्या होती हैं उनके बारे में आप पढ़ोगे, है ना। तो अलग अलग क्या डेवलपमेंट प्रोजेक्ट होते हैं, कई बार डैम्स बन रहे हैं तो किसी ट्राइबल को आपने हटा दिया, या किसी भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के नाम पे ट्राइब को हटाया, डिस्प्लेस किया। अब वो हमारे आपके ऐसे तो है नहीं कि वो जमीन के या प्रॉपर्टी के लालची, वो बहुत ज्यादा तौर पे अपने नेचर, अपने इकोसिस्टम, अपने एनवायरनमेंट से कनेक्टेड है, और डिस्प्लेसमेंट उनके लिए काफी ज्यादा हानिकारक हो जाता है, क्योंकि उनकी टोटल रिलीजियस बिलीव, इकोनॉमिक सिस्टम, एवरीथिंग इज डिपेंडेंट अपॉन देयर लोकल जियोग्राफी, या फिर जहां पे वो रह रहे तो एनवायरनमेंट से जुड़ा होता है। तो उसका क्या इंपैक्ट पड़ता है, आप उन चीजों को देख रहे हो। सोशल चेंजेस की आपने बात की, अभी इंडियन सोसाइटी में क्या चेंजेस आए, तो आप सोशल चेंजेस देख रहे होते हो कि क्या सोशल चेंजेस उनके बीच में आ रहे हैं। ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या चेंजेस हैं, मॉडर्नाइजेशन, जो भी चीज हो रहे हैं, अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं। अलग अलग रिलीजन के उनके ऊपर क्या इफेक्ट पड़े, वो भी आप एक यूनिट में देखोगे यहाँ पे, ठीक है, कि हिंदुइज्म, क्रिश्चियनिटी, सब बहुत सारे रिलीजन है, उनका क्या आपको देखने को मिलता है इंपैक्ट इसके ऊपर। ट्राइबल एडमिनिस्ट्रेशन को आप पढ़ते हो, और लास्टली जो आपकी लास्ट यूनिट है दैट इज 9.3, वहां पे आप क्या पढ़ते हो, कंट्रीब्यूशन ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, कहां पे, कम्युनलिज्म और जो रिलीजन, जो रीजनलिज्म है उसकी अंडरस्टैंडिंग में। सो दिस वाज द एंटायरिटी, इन एंटायरिटी वी हैव डिस्कस्ड, अंडरस्टूड द सिलेबस एंड नेचर ऑफ एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल, द बिगेस्ट, द मोस्ट सक्सेसफुल ऑप्शनल इन द पास्ट डेकेड। इस साल भी 2022 के नतीजों में 3, 5, 7, 8 टॉप 10 में 4 रैंक है। कई ऑप्शनल पिछले 10 सालों में एक टॉपर देने को तरस रहे हैं, और यहां पे आपको साल दर साल टॉप 10 में 4 रैंक के एंथ्रोपोलॉजी दे रहा है। तो इस सब्जेक्ट अगर आपको इंटरेस्टिंग लगा हो, चीजें अगर इंटरेस्टिंग लगी हो, जो इसमें कवरेज है, सिलेबस आपको समझ में आया हो, और इस सक्सेसफुल ऑप्शनल के तरफ आपका आकर्षण हो, तो आपको कुछ नहीं करना है, जो शुरुआत में हमने आपको बताया था कि हमारे बैचेस जो हैं, थर्ड बैचेस अभी वो शुरू होने जा रहे हैं। आपके पास टाइम है, 26 जून से बैच 3 स्टार्ट है। बेस्ट टाइम में प्रिपरेशन के लिए रिजल्ट आ चुके हैं, पिछले बार के प्रीलिम्स हो चुका है, उसके भी रिजल्ट आ गए, कट ऑफ्स भी आपके शीघ्र आपके सामने होंगे। तो बेस्ट टाइम है आपके लिए, बैच 3 में एनरोल हुई है, 26 जून से स्टार्ट हो रहे हैं, और सबसे बेहतर प्राइस पे जाना है। बहुत सारे ऑप्शन है आपके पास, पर सबसे बेहतर प्राइस पे अगर आपको कोर्स में एनरोल होना है, अलॉन्ग विद गेटिंग द पर्सनलाइज्ड गाइडेंस, तो आपको यूएस लाइव या फिर अस लाइव कोड को अप्लाई करना है वाइल परचेजिंग द कोर्स फ्रॉम दी वेबसाइट और दी ऐप, ठीक है। और जैसा कि हमने बताया कि कोई भी मटेरियल चाहिए तो आपको मिल जाएगा एंथ्रोपोलॉजी डिकोडेड टेलीग्राम चैनल पे। हमसे अगर कोई क्वेश्चन पूछना है, किसी भी तरीके का इंटरेक्शन करना है, तो आप उत्कर्ष सिंह _हेयर पे जाकर के इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं।
आई विल ट्राई टू आंसर एज मेनी क्वेश्चंस एज पॉसिबल। स्टडी IQ किसी भी प्रोग्राम में आपको पार्ट लेना है और उसमें मैक्सिमम डिस्काउंट को बिना किसी सोच समझ के सीधे एक कोड डालते ही सबसे ज्यादा डिस्काउंट चाहिए, तो आप हर जगह पे US लाइफ को यूज कर सकते हैं। अगेन हमारे मेंस टेस्ट सीरीज भी जो है एट 4999, जिनको सिर्फ टेस्ट सीरीज में पार्टिसिपेट करना है, अपनी प्रिपरेशन पर पूरा उनको एक तरीके से भरोसा है और देखना है, अपने आप को परखना है, तो हमारे मेंस टेस्ट सीरीज 2023 की जो कि स्टार्ट हो रही है आपकी कब से, 18 जून से, उसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो दिस वाज ऑल फॉर टुडे एंड विल बी मीटिंग विद सम मोर इंटरेस्टिंग लेक्चर डिकोडिंग दिस पर्टिकुलर ऑप्शनल जर्नी। बेनिफिट्स जानेंगे, किसको लेना चाहिए किसको नहीं लेना चाहिए, उन सारी बातों करेंगे अपकमिंग वीडियोस में। सो आई एम वाइंडिंग अप दिस पर्टिकुलर सेशन एंड थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। साइनिंग ऑफ। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।